नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। 2 विषयों पे बात करेंगे, एक तो दिमागी नक्सल की, जो मोदी जी ने टिप्पणी की है लाल किले की प्राचीर से। दूसरे, कांग्रेस ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है, वंदे मातरम का अपमान। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, नक्सल दिमागों का इलाज होगा, इसका बड़ा संकेत अमित शाह जी ने दे दिया है। और बेशर्मी की हद देखिए, खान मार्केट में तो भगदड़ मच गई है। इतनी नफ़रती आवाज़ें आ रही हैं, राजदीप सरदेसाई हों, सुप्रिया श्रीनेत हों, मोया मोइत्रा हो या फिर कॉकरोचों की टीम हो, सब इस समय सदमे में हैं। इन्हें दिमागी नक्सल शब्द पर तकलीफ है और इन्हें खुशी हो रही है वंदे मातरम के अपमान पर। लेकिन इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि बंगाल के नौहाटी से बीजेपी के विधायक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी। इन्होंने वंदे मातरम के अपमान पर सोनिया गांधी से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। और आप तो जानते हैं सोनिया गांधी ने किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को रुकवाने का इशारा किया है। और अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ चुका है वीडियो सामने आने के बाद से। देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है और आपसे आग्रह है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी। तो रितेश जी, ये मामला तो आगे बढ़ता ही जा रहा है और बड़ा अफसोस हो रहा है कि लोगों को दिमागी नक्सल से परहेज नहीं है। इन लोगों को जो शोर मचा रहे हैं, वो अपने तरीके से इसे डिफाइन कर रहे हैं जी कि हम तो देश की नीतियों का विरोध करेंगे। एफसीआरए से भयभीत हैं दरअसल अंदर से, और सभी को चिंता सता रही है। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद तो बिल पास हो जाएगा। तो चलिए, इतने जो है दिमागी नक्सल का ही प्रदर्शन करते हैं। रितेश जी। जी देखिए, असल में क्या है ना कि इन सारे विषयों को समझने से पहले थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत है और विस्तार से इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अगर सीधे तौर पर बोल दें कि सिर्फ एक व्यक्ति या एक सिस्टम टारगेट में है, तो ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं, पूरा भारत ही निशाने पर है और निशाने पर किसके है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस किस के निशाने पर है। सबसे पहला बात है, आपने बताया कि वर्तमान में जिस तरीके का नौटंकी चल रहा है, पूरा प्रपंच चल रहा है, वो सब एफसीआरए के खिलाफ चल रहा है और एफसीआरए के साथ साथ उन सारे विषयों के खिलाफ चल रहा है जिससे भारत की उन्नति होगी। एफसीआरए के खिलाफ इसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो आप समझिए। जब तक एफसीआरए अगर आ जाता है, उसका कानून आ जाता है एफसीआरए का, तो उससे सारे के सारे एनजीओ को बहुत तकलीफ होने वाली है। एनजीओ के पास पैसे आने बंद हो जाएंगे। एनजीओ के पास अगर पैसे आ भी जाएंगे तो उन्हें मजबूरन उस काम के लिए नहीं खर्च करना पड़ेगा जो काम जीवन भर वो करते आए हैं, यानी धर्मांतरण, लव जिहाद और हम बोलेंगे इस तरह के जो भी कृत्य हैं, प्लस एंटी नेशनल गतिविधि जो भी करते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर एक चीजों पर निगरानी सरकार की रहने वाली है। बस यहीं पर है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आखिरकार किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है पैसों की। और वो पैसे जो भारत में आते हैं एफसीआरए के माध्यम से, वो पैसे सबसे ज्यादा उपयोग इन्हीं चीजों की वजह से मतलब आते हैं, इन्हीं चीजों में उपयोग होते हैं। लेकिन अब हम आते हैं एफसीआरए के भी ऊपर कि आखिर मामला है क्या, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। तो आपको मैं जी। सबसे पहले बता दूं कि आज से आपको कुछ वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, 1973 में जाना पड़ेगा और बॉस्टन जाना पड़ेगा। बॉस्टन जब जाइएगा तो वहां पर 1973 में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जीन शार्प। उन्होंने उस वक्त एक सिद्धांत बनाया था, 198 तरीके बनाए थे कि कैसे किसी भी सरकार को गिरा दिया जाए। उसमें कई तरह के तरीके थे, जैसे किसी सरकार का मजाक उड़ाना, चाहे फिर वो किसी सरकार के ऊपर व्यंग करना, या अगर सरकार कोई बात समझाना चाह रही है, किसी को गलत कह रही है, उसी या किसी को
गलत बात, कोई गलत शब्द का प्रयोग कर रही है, उसी गलत शब्द को जायज ठहराना। अब उसका एग्जाम्पल लीजिए आज से। कॉकरोच गलत शब्द है, गंदा शब्द है, एक जानवर, एक तुच्छ जानवर से उसकी तुलना है, लेकिन तुच्छ जानवर की कंसेप्ट में आपके पूरे भारत के युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया कि हाँ, हम कॉकरोच हैं, मैं भी कॉकरोच, ये भी बताया गया। तो ये एक तरीका है। उसके साथ ही यही एकलौता तरीका नहीं था, 198 तरीके थे। और जीन साहब का मानना था कि सरकार किन किन चीजों पे टिकी रहती है। एक तो ब्यूरोक्रेसी पे, मीडिया पे, और ये जो 4 तंत्र होते हैं, उन सारे चारों तंत्रों पर ये टिकी रहती है। जीन साहब का ये मानना था कि कुल मिलाकर के ये पुलिस पे टिकी रहती है, ब्यूरोक्रेसी पे रहती है, मीडिया पे रहती है, और जुडिशरी कोर्ट पे होती है। तो ये 4 तंत्र पे सरकार टिकी रहती है, और चारों तंत्र में अगर आप अटैक करते हैं या इन सब में लूप होल क्रिएट कर देते हैं, तो वो सरकार गिर जाएगी। उसी तरह से मजाक करना एक तंत्र था। सौरभ दास का ट्वीट में उसने शब्द किया है दिमागी नक्सली। अब दिमागी नक्सली शब्द जो आया है वो कहां से आया? आपको पता होगा 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हथियारों से जो जुड़े हुए नक्सली थे, उन सारे नक्सलियों को तो भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। अब भारत को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं दिमागी नक्सली। अब सौरभ दास का ये ट्वीट देखिए, आपको समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूं जीन शार्प के थ्योरी को लेकर के, कि जी, दिमागी नक्सली वो किससे कनेक्ट कर रहा है? लूजली ब्रांड एजुकेटेड यंग पीपल। तो ये एजुकेटेड पीपल से जोड़ करके बता रहा है कि दिमागी नक्सली प्रधानमंत्री उन्हें बोल रहे हैं, जबकि यही प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आईआईटियंस के साथ बात कर रहे थे, भारत के जी, जो भी जेनजीज हैं उनकी उपलब्धियों पे चर्चा कर रहे थे। इवन इन्होंने ही ये भी कहा कि हम भारत से ही युवाओं की बात करते हैं, युवा जो मान लीजिए उनके एजुकेशन को लेकर के बात किया इन्होंने, सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों पर उन्होंने बात किया, साथ ही सेमीकंडक्टर लाने की बात की। ये सारी चीजें यंगेस्ट और एजुकेटेड युवाओं के लिए ही था, पढ़े लिखे युवाओं के लिए ही था। ये उनसे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सौरभ दास उन सारे एजुकेटेड लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, जिसके माध्यम से ये अपना हित साधने वाला है। इसी कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है कि कैसे ये पूरा का पूरा वो जीन शार्प वाली थ्योरी जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये लोग जैसे कॉकरोच किस संदर्भ में बोला गया था ये सबको पता है, लेकिन इसने उसको कैसे यूज किया ये भी सबको पता है। उसी तरह दिमागी नक्सली जो प्रधानमंत्री ने कहा, अब उस शब्द को ये कैसे यूज करने वाला है आप भी समझ लीजिए। आज के डेट जी, में आपको भी नजर आया होगा, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ट्विटर जी, पे कोई जी। दिमागी नक्सली पार्टी बना लिया है या दिमागी हुँ, नक्सल हुँ। पार्टी बना के रखा हुआ है। तो ये कंसेप्ट को समझिए कि अगर आप हमको कुछ समझाना चाह रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो क्या जी, इतना अगर कोई बोल दिया तो हम अब बोल दिए कि हाँ मैं बेवकूफ हूं और बेवकूफ जनता पार्टी में बना ले रहा हूं। देखिए, ये अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। जी। ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। जी। उन्होंने कहा हमने नक्सलवाद को तो टक्कर दिया, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी है और उनको हमें टक्कर देनी है और उनको चुनौती देना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। अब क्या हम प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है? और वो कड़वाहट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी नजर आई जब उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। ये लेफ्ट विचारधारा के जो लोग हैं ना, वो सब जी, अब दिमागी नक्सल या नक्सल को वो क्या ग्लैमराइज करेंगे कि आप अगर दिमागी नक्सल हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। यही प्रयास होगा इसमें। क्योंकि देखिए असल में क्या होता है ना कि किसी भी कंडीशन में, मैंने जीन शार्प पे फिर आता हूं कि जीन शार्प का थ्योरी यही है कि किसी भी कंडीशन में सरकार के हर किए गए कार्यों से भरोसा को तोड़ना, हर किए गए, हर बोले गए वाक्यों पर सरकार का मजाक उड़ाना। आप ये समझिएगा, मैं एकदम क्लियर कह रहा हूं, उनके 198 तरीके हैं, उसमें अवार्ड वापसी भी एक तरीका है 198 में, कि भैया हमको हो चुका सरकार ने है, कोई सम्मान ये भी दिया। हो चुका है, ये ये भी हो 2015 चुका में ही है। हो चुका है। ठीक है। उसके बाद एक एचआरएफ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पर, वो क्या करती है कि वो एक एक लेबल देती है कि फलना देश जो है वो तानाशाह बनता जा रहा है। वो एक लेवल देगा और उस लेवल के आधार पर ये लोग तय करेंगे कि उस अगर वो देश तानाशाह है, मतलब वो डिसाइड भी वही कर रहे हैं कि ये देश तानाशाह है। अब उस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना है और उनको गिराने के लिए, उनको हटाने के लिए
198 तरीके बताए गए हैं। उनमें से एक तरीका, एक बार इसको अप्लाई करो, एक बार इसको अप्लाई करो, एक बार इसको अप्लाई करो, इस तरीके से वो अप्लाई करवा करवा करके कर रहे हैं। और आप शुरू से देखिए, हालांकि इन सभी के साथ एचआरएफ के साथ योगेंद्र यादव की मीटिंग वो भी एक बार जग जाहिर हो चुकी है। जॉर्ज सोरोस ने एक बार बयान दिया था कि हम सभी नेशनलिस्ट पार्टियों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ हम $1 बिलियन मतलब जारी करते हैं। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी नाम एक दो बार ले चुका है कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार से भी उनको बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक पूरी रणनीति के तहत जीन शार्प ने एक संस्थान का भी निर्माण किया था 1983 में, अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से बनाया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन संस्थान के नाम से। अब उस संस्थान में उन्हीं विषयों के वही 198 के तरीके जो मैंने बताया, वो सारे तरीकों पर शोध होता है और उसका शोध कई जगहों पे पहले भी किया जा चुका है। उदाहरण के लिए नेपाल में, या फिर एक ऐसे ही कई जगहों पे, कई देशों में ऐसा उपाय लगाया जा चुका है और उन शोधों का प्रयोग किया जा चुका है। मैंने प्रैक्टिकल के लिए कई देशों को यूज कर चुके हैं अपने लिए, और वो मैक्सिमम जगह पे सफल रहे हैं। वही थ्योरी आज के समय में भारत के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि अब मैं बता रहा हूं कि भारत में ये सारी चीजें देखने को होने के बावजूद अभी इनका जो स्ट्रेटेजी है ना, उसमें ये खुद ही उलझ गए हैं। अब आप बोलोगे कैसे उलझ गए हैं? झारखंड का आंदोलन आप देख रहे हैं आप जी, यहाँ पे सरकार किसकी है वर्तमान में? वो सरकार है विपक्ष की, विपक्ष और उसके गठबंधन की सरकार है। उसी तरह पंजाब में आप देखिए, वहां पर भी यही समस्या है और वहां पर भी सरकार भाजपा की नहीं है। अब ये लोग अपने जो जाल बुने थे ना इन लोगों ने, उसी जाल में ये खुद फंस गए। अब ये जो डिमांड कर रहे थे केंद्र सरकार से, और वही डिमांड अपने संगठन के सरकार हैं, वहां से ये कर नहीं पा रहे हैं। अब वहां नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों का भरोसा इन पर से कम हो रहा है। तो इसीलिए अब जो ये इन्होंने जो पूरे प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग तो बहुत जोरदार थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करना था, लेकिन समझना होगा कि ये किस तरीके से एंटी नेशनल गतिविधि कर रहे हैं। और आपने जो अभी राजदीप सरदेसाई का वीडियो दिखाया, ये तो खुल करके कई बार अपना लेफ्ट विचारधारा को ये प्रदर्शित कर चुका है। मैं जो बोल रहा था वहां पे ये भी आ गया, पी चिदम्बरम खुद ही कर दिया, आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सली। अब ये काम होगा, पूरा का पूरा कांग्रेस बोलेगा कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं, ठीक है, पूरा का पूरा कांग्रेस समर्थक बोलने लगेगा मैं भी दिमागी नक्सल हूं। अब इन सब के बीच में मैं बता रहा हूं, जो अब ये तो पब्लिक में जाएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, जो सच में अच्छे भी होंगे, हो सकता है मोदी को ना पसंद करते हो, लेकिन अब उनके दिमाग में भी जाएगा कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं। इन सारे के बीच में जो रियल में जो दिमागी नक्सल होगा, वो अपनी गतिविधि जारी रखेगा। बस मैं इसी की बात कर रहा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा जीन शार्प की थ्योरी क्या थी और जीन शार्प कैसे काम करेगा, और आगे चल के आपको इसी तरह से दिमागी नक्सल को लेकर के भी हो सकता है कि अब ये लोग मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और ये लोग पूरे गर्व से कहेंगे कि हाँ मैं भी नक्सल हूं। अब ये नक्सल शब्द को ग्लोरीफाई करने का प्रयास करेंगे। अब आप जो बड़े बड़े लोग होंगे ना, जितने बड़े लोग, उनका आप कलेक्शन देखिएगा, कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, और वो सच में वो दिमागी नक्सली होंगे, लेकिन उनके जो सपोर्टर हैं वो नहीं भी होंगे ना, तो बाय सपोर्टिंग में इनको मतलब सपोर्ट करने के चक्कर में खुद को दिमागी नक्सली बोलने लगेंगे। और देखिए रितेश जी, इलाज भी इनका कर दिया है, जरा सुन लेते हैं अमित शाह जी को। जी। तो वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद
बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और यही बात उनके परिजनों की तरफ से भी आई है रितेश जी। जी ये उन्होंने पत्र जी लिखा जी है और उन्होंने भी यही कहा है कि माफी मांगनी चाहिए। मतलब ये दोनों चीजें इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि देश में जो कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाती है उसमें ये लोग पलीते लगाते हैं। ये लोग देखिए कितने बेशर्मी से इनके नेता बिल्कुल। बोलते हैं कि हाँ मैं भी दिमागी नक्सली हूँ। हम्म। उससे छोटा है ना वंदे मातरम शब्द लिखना। उससे जी, जितना लाइन वो उन्होंने लिखा उससे मात्र 2 शब्द लिखते हैं वंदे मातरम। तो मतलब बहुत ही इनके शर्म की बात है। आई एम प्राउड हाँ टू बी ए दिमागी नक्सल। हाँ इनको इनको ये इस बात का प्राउड नहीं हो रहा है कि ये वंदे मातरम का गान पूरा गा रहे हैं, या इनको इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि वंदे मातरम के गान के बीच में उसके अपमान स्वरूप आपने उसे रोकने का प्रयास किया। हालांकि वो रुका नहीं, लेकिन फिर भी आपने रोकने का प्रयास किया, स्टॉप करने का हाथ से इशारा भी किया, क्यों आगे बढ़ रहे हो, ये सारी बातें हो रही थी। तो अब आप समझ लीजिए ऐसे लोगों से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं, या आप ये एक्चुअली में क्या है कि कांग्रेस अब एक नया गठबंधन बनाएगी। कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है वो सारे के सारे लोगों के गठबंधन में अब सीजेपी भी काम कर रही है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब यही काम कर रही है। आप भी समझ लीजिए, दिमागी नक्सली को लेकर के सीजेपी के लोगों ने भी कह दिया, अब दिमागी नक्सल को लेकर के कांग्रेस भी कह रही है। अभी देखिएगा, हो सकता है अरविंद केजरीवाल का मैंने ट्वीट देखा नहीं, हो सकता है अरविंद केजरीवाल के माध्यम से भी कुछ ना कुछ दिमागी नक्सली को लेकर के आ ही जाएगा। तो सारे आपको लेफ्ट माइंडसेट के लोगों की तरफ से ये अभी आने वाला है कि हाँ मैं भी दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि इन्हें इस बात को मैंने बताया ना कि ये जीन शार्प का जो थ्योरी है कि हमें जी, जो भी आरोप हम पे लगा हम उस आरोप को एंजॉय करेंगे, और ये आरोप को हम एक ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे कि जिससे पब्लिक भी बोले कि ये तो सामने वाला सरकार बेकार है, मतलब उसका मजाक उड़ाना। आपको याद होगा जब गालियां दे रहे थे बच्चे जंतर मंतर के, जब उन पर केस मुकदमा हुआ तो यही सौरभ दास बोला था कि वो तो मजाक कर रहे थे। और आपको मैंने बताया ना कि वो मजाक कर रहे थे, ये शब्द को बहुत ज्यादा ये वायरल भी हुआ, तो मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो क्या गाली देना मजाक हो सकता है क्या? तो नहीं, ये गाली देने को मजाक के शब्द से उसको कनेक्ट करना, ये भी एक थ्योरी का हिस्सा है। तो एक पूरा का पूरा ये लोग क्लास अटेंड करके आए हैं। बॉस्टन में जब वो अभिजीत दीपके की बात आ गई हुई थी, मैंने कहीं देख रहा था कि ये बॉस्टन जाता आता रहा है, क्लास नहीं करता रहा है, वो जाता आता रहा है। इस ड्यूरेशन में जब वो उसके पढ़ाई का ड्यूरेशन है, उस वक्त वो एक ट्वीट भी उसका पाया गया है कि वो मुंबई में वो जोमेटो वाले को कुछ बुरा भला कह रहा था ट्विटर के माध्यम से, जिस वक्त उसको बॉस्टन में पढ़ाई करना था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये बॉस्टन का नाम तो जरूर लेता है कि मैं बॉस्टन से पढ़ कर आया हूं, असल में बॉस्टन से ये बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म कोर्स करके आया है उसी अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से, कि भाई मुझे कैसे सरकार को परेशान करना है, कैसे सरकार को तानाशाह बताना है, और तानाशाह सरकार बताने के बाद उसको कैसे गिराना है, उसकी पूरी की पूरी वो कोर्स वर्क करके कंप्लीट आया हुआ है। और आपको बता रहे हैं कि यही कोर्स वर्क हमको लगता है कि कांग्रेस भी पहले से ही करके आ चुकी है, और उनके सलाहकार भी करके आ चुके हैं। अब ये लोग
और सबका स्थिति देखिए, संसद भवन में हंगामा करना, सड़कों पर इनका मजाक उड़ाना, कभी पंडितों का मजाक उड़ाना, कभी गुरुओं का मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें देखिए। अब आप पहले मैं प्रयास करूंगा कि इसके 198 जो स्ट्रेटजी है उस पर हम एक दिन एक हम लोग एपिसोड उस पर भी कर सकते हैं कि कैसे हम लोग वो किन किन चीजों को करता है और कितनी चीजें भारत में हो चुकी हैं। और देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि जब वंदे मातरम के बारे में आता है तो ऐसे समय पर जहां पर वंदे मातरम के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति खराब बात बोला है, पूरा देश को एकजुट होना चाहिए। आज पूरा देश एक साथ इस बात को लेकर के उठना चाहिए कि भैया वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत माता का अपमान है, भारतीय राष्ट्रवादी विचारों का अपमान है, राष्ट्रवादी सोच का अपमान है। तो उस पर ना बात करके हम बात को कैसे डाइवर्ट करें, इस पर रणनीति चलाई जा रही है कि भैया सोनिया माता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, सब कोई मिल करके उनको बचाओ और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर टारगेट उनको लिया जा रहा है तो पहले उनको बचाओ। और आप देखिए, उन्हीं के एक नेता हैं जो जिनका वीडियो भी आया हुआ था एक जगह, जो बोल रहे हैं कि भैया उन्होंने बोला तो जरूर रोकने के लिए, लेकिन रुका तो नहीं। ये बात तो स्वीकार कर लिया ना कि बोला था रोकने के लिए। तो अभी हम यही बात बताना चाह रहे हैं, आगे भी जितने भी भारतीयता की बात करने वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, जब जब जो बात करेगा उसका मजाक उड़ाने का प्रयास होगा। और इन प्रयासों को विफल करने की जिम्मेदारी बड़े नेताओं की ही नहीं है, आपकी हमारी भी है कि भाई ऐसा कुछ ना हो कि जो हम अपने बच्चों को कैसे हम मैसेज दे सकें, जेनजीज के दिमाग में ये सारी चीजें कैसे बताएं कि देखो बाबू ये गलत बात है, इस तरीके से ये तुमको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हर एक व्यक्ति का अब दायित्व बन गया है, क्योंकि अब लड़ाई, जैसे कहते हैं ना, जब अंग्रेजों का जब दमन चल रहा था भारत में, तो सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग ही नहीं उस लड़ाई में कूदे थे, बच्चा बच्चा इस लड़ाई में कूद चुका था। ऐसे कई असंख्य उदाहरण हैं, ठीक है। तो हमें उन उदाहरणों पे भी आज के समय में देखा जाए तो आज के डेट में फेक मीडिया, फेक न्यूज और इन सब चीजों की जो बाढ़ आई हुई है, उसको उससे भी बचना और बचाना है हमारे लोगों को। जैसे अभी एक कल की बात बता रहा हूँ, 15 अगस्त की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक झंडा एआई से उल्टा दिखा दिया गया कि नीचे भगवा है ऊपर हरा है, और वो जो फोटो है वो इतना वायरल हो रहा है, और जो भी आदमी अगर देश की बात कर रहा है उसके नीचे एक बार कमेंट आ जा रहा है कि देखो तुम्हारा नेता तो ऐसा कह रहा है, तुम्हारा आदमी तो ऐसा कह रहा है, और वो स्पष्ट कर दिया गया है, सब जगह आ गया है कि ये फेक है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा को यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा स्वतंत्रता दिवस के दिन भाजपा का झंडा फहरा रही है। तो अब क्या है कि वो कोई चीज अगर आप फेक वीडियो डाल रहे हैं और उसमें कहीं किसी को गाली या बुरा भला कहना है तो वो तुरंत वायरल होता है। वायरल हो गया, सब लोग अपने अपने स्तर से डाल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी पड़ताल नहीं किया। अब आपको बता रहे हैं वो बहुत पुराना वीडियो। रितेश जी, ये फंडा भी तो वही बोस्टन वाला ही है ना, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूं ना कि फेक न्यूज का जो बाजार है ना, आज के समय में ये लोग येन केन प्रकारन बस एक ही टारगेट में है कि हम किसी सामने वाला का जो संस्थान है या जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार को हम इतना बदनाम, इतना बुरा भला कह दें कि जन जन में ये समाहित हो जाए कि भैया भाजपा की जो सरकार है ना, ये बहुत बेकार है, ये इससे देश नहीं चल रहा है। और दूसरा, ये तानाशाही है, बस इसको इससे सिंबलाइज कर देना है। जिस दिन ये सिंबलाइज हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगा, वोट नहीं मिलेगा उनको। बस ये नैरेटिव हर एक व्यक्ति के अंदर पुश कर देना है। और जब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कई बार होता है। 15 लाख मोदी जी बोले थे कि सब व्यक्ति को देंगे अगर इतना पैसा, इतना काला धन है, जबकि वो वीडियो कभी नहीं देखा गया। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने ये बात बोला था, ठीक है, लेकिन वो वीडियो आज तक कहीं पर भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है कि ऐसा मोदी जी ने सच में बोला था। माननीय मोहन भागवत जी हैं, जो संघ के सरसंघ चालक हैं, उनके तरफ से उनका बयान एक कोट करके नहीं, जेपी नड्डा का एक बयान आया था कि संघ की हमें आवश्यकता नहीं है। और ये बात इतना कॉन्फिडेंटली लोगों के द्वारा बोला जाने लगा कि संघ के लोगों के अंदर भी आया मन में कि क्या सच में ऐसा जेपी नड्डा ने बोला। और ऐसा
आम आदमी भी बोलने लगे यार ये तो जो संघ को पसंद करते थे, जो संघ में एक्टिव नहीं थे लेकिन संघ को पसंद करते थे, वो लोग भी बोलने लगे यार भाजपा तो बड़ा गलत कर रही है, भाजपा बोलती है कि हमको संघ की आवश्यकता नहीं है। हम बोले, हम कई बार पूछे कि क्या इसका वीडियो आपने देखा है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि हाँ हमने देखा है। लेकिन जब मैं उनको बोलता था कि कभी एक आध दो वीडियो हमको दिखाओ, तो पता चलता था वो किसी न्यूज का उठा करके दिखा रहे हैं कि देखो न्यूज में ऐसा ऐसा पत्रकार बता रहा है। तो ये होता है फेक न्यूज का बाजार, कि कैसे हम एक फेक न्यूज बनाएं, फेक न्यूज के माध्यम से फेक नैरेटिव तैयार करें, और वर्तमान की जो सत्ता है उसकी सरकारों को हम हिलाने का प्रयास करें या गिराने का प्रयास करें। तो अभी पूरा का पूरा फेक नैरेटिव का ही एक पूरा बाजार सजा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, हाँ, आप देश के वासी हैं, अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा उस बाजार से सामान लेना है, क्योंकि कहीं पर भी अभी आप शांति से बैठकर देख रहे हैं, बहुत कम वीडियो चलेगा। और जहीं कहीं पर भी अगर हम यहाँ पर हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज अगर करना शुरू कर दे, वो वीडियो फटाफट वायरल हो जाएगी। तो लोगों में भी ये मानसिकता आ गई है कि चलो थोड़ा सा द्वंद्व का वीडियो देखते हैं, और इसी वजह से वो वीडियो क्विक वायरल होती है। और जो बातचीत की वीडियो है, जैसे मैंने ये भी इसके बारे में जो पढ़ा था मैंने, जीन शार्प के बारे जी। में, वो भी एक वीडियो में ही सुना था और बड़े बढ़िया से उसका विश्लेषण हुआ। लेकिन वो वीडियो 20-25 मिनट की वीडियो है, तो लोग सारे इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो इसलिए वो इस बातों को जानेंगे नहीं। तो हमें भी ये काम करना है कि हाँ, लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें, जानकारी दें, ताकि लोग भ्रमित ना हो और इनके जाल में ना फंसे। जी। सही कहा आपने, पालतू मीडिया जो है अपना एक अलग एजेंडा लेके चल रहा है। लेकिन जी। इन सब बातों से अलग, जहाँ भी रिजीम चेंज हुई है, जहाँ भी बोस्टन से जो स्कीमें चलती बनती है। हैं, जी। चलती हैं, उनके पास शायद से धुरंधर नहीं होगा जो हमारे पास है, जी। राइट? तो बिल्कुल, बिल्कुल। उन लोगों के जो मंसूबे हैं, कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है, जो अलग तरीके से सोचता है, देश के लिए सोचता है। मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, उसको समझता है। आपने रितेश जी बहुत ही विस्तार से समझाया है मेरे दर्शकों को, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।